इस वीडियो सेगमेंट में हम चर्चा करने जा रहे हैं जंतुओं में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स की बात करेंगे तो उसमें हम भी आते हैं, ह्यूमन एंड ह्यूमन बीइंग्स दोनों। सबसे पहले हम जैसे देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके अंतर्गत ये 4 कैटेगरीज़ उन्होंने डिफाइन की हैं। हर्बीवोरस, हर्ब्स का मतलब होता है शाकाहारी जो शाका खाते हैं, पेड़-पत्ती, मांसाहारी मांस खाने वाले उनको कार्निवोरस भी बोलते हैं। सर्वाहारी जिनको ओमनी बोलते हैं, ओ का मतलब होता है हर जगह। और अंत में आते हैं अपमार्जक यानी कि स्कैवेंजर्स। इनसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये ऐसे समूह होते हैं जो मृत जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो स्कैवेंजर्स का काम है जनरली जब पशु मृत हो जाते हैं तो उनकी खा के उनकी साफ-सफाई करते हैं हमारे पर्यावरण में। उदाहरण के तौर पे सियार है, लकड़बग्गा है, गिद्ध है और चील है। इसके बाद आते हैं परजीवी पोषण पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि जो दूसरों पर आधारित होते हैं, जो जितने भी एनिमल्स हैं। अब एनिमल्स में तो एनिमल सेल में क्लोरोफिल तो पाया नहीं जाता है, तो फिर ये सब के सब किस पे डिपेंड्स करते हैं? प्लांट्स पे करते हैं डिपेंड्स। ओके? तो इस तरीके से जितने भी एनिमल्स हैं वो सब परजीवी हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरों को खा जाते हैं। सबसे बड़ी बात है एग्ज़ाम्पल पैरासाइट का आप ऐसे समझिए, ये 2 पर्सन हैं। तो पैरासाइटिक में होने का मतलब परजीवी का मतलब ये होता है कि अगर इसको बेनिफिट हो रहा है तो इसको लॉस हो रहा है। ये इसको खाएगा तो ये इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये मेन एसेंस है पैरासाइटिक का। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे कुछ कवक हैं, जीवाणु हैं और जैसे अमरबेल, अमरबेल जिस पौधे पर होती है उसका पूरा न्यूट्रिशन खा जाती है तो ये पैरासाइटिक है ना? ये तने पर फैलने वाली है, चंदन की जड़ जो होती है, ये भी पैरासाइटिक होती है जड़ में। इसके अलावा घुलकृमि, हुकवर्म, टैपवार्म, एंटामीबा हिस्टोलिका जो व्यक्ति की इंटेस्टाइन में होता है व्यक्ति के, मलेरिया परजीवी जिससे कि प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। तो ये सब कैसे हैं? ये सब परजीवी हैं यानी कि दूसरों पर आश्रित होकर इनका पोषण प्राप्त होता है। मृतोपजीवी पोषण को अलग से उन्होंने डिफाइन किया है, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। ठीक है ना? जैसे कि मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है। तो सैप्रोफाइट्स का मतलब जनरली क्या है? मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। अगर आप बात करेंगे पेनिसिलियम जैक्टोबैसिलस की तो ये भी एक तरीके के सैप्रोफाइट से ही निकलती हैं। आगे हम देखेंगे हमारे जो हम शरीर में भोजन लेते हैं, उसमें प्रोसेस क्या है? तो इंजेक्शन इन का मतलब सबसे पहले हमने अंदर लिया फिर वो डाइजेस्ट होता है जाके। अब डाइजेस्ट होता है अलग-अलग तरीके से, पहले तो पेट जैसे कि सबसे पहले मुँह से डाइजेस्ट होने लगता है। एक बार यहाँ पे क्रम देखते हैं, मुँह से डाइजेस्ट होता है क्या? स्टार्च जो होती है ना? तो टाइलिन में कन्वर्ट होने लगती है, तो ये मुँह से स्टार्ट होता है। पेट में जो पाचन होता है वो आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन का, पेप्सिन वगैरह। इसके अलावा आप देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या होता है, फिर ये पचता है। तो पूरी तरीके से जो भोजन पचता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पाचन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन के साथ-साथ अवशोषण भी किसमें होता है स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पढ़ा था पिछली क्लास में से जो विली टाइप के जो अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके थ्रू अवशोषण होता है छोटी आँत में। तो छोटी आँत में पूरी तरीके से पाचन और अवशोषण भी। फिर होता है एसिमिलेशन पूरे शरीर में वो क्या होता है जो पोषण होता है वो पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है, एसिमुलेट होता है, घुलता-मिलता है जाके। इजेक्शन और अंत में मतलब एनस के माध्यम से ये एक्सक्रीटा है वो बाहर निकलता है। तो ये 4 चरण जो 5 चरण है ये याद रखते हैं इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्ज़ॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। भोजन और उसके अवयव यानी कि क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले जो हम कंपोनेंट देख रहे हैं वो देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आप इस देखो इसमें क्या लिखा है, इस वर्ड को देखो कार्बो ये हो गया कार्बन, हाइड्रे कार्बन, हाइड्र हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें 3 पदार्थ होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये जनरली किस मात्रा में होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में? ये 1:2:1 कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन हमें पता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक कंपोनेंट है हमारी लाइफ के लिए। कार्बन डीएनए में भी कार्बन होगा। हाइड्रोजन वर्ल्ड की कोई भी चीज़ होगी अगर वो जीवित है तो उसमें हाइड्रोजन होगा ही होगा। क्योंकि हाइड्रोजन से ही डिफाइन क्या होती है कि कोई चीज़ अम्लीय है या फिर कोई चीज़ क्षारीय है। ठीक है? तो एसिड भी होगा ह्यूमन बॉडी में। इसके बाद ऑक्सीजन तो हमें पता है कितना इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है ऑक्सीजन क्योंकि जब ये ब्लड में जाके जाता है तभी ग्लूकोज़ रिलीज़ होता है। तो होता ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है हमारी बॉडी में ये ऑक्सीजन की वजह ये इस ग्लूकोज़ का फॉर्म है एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट। यही ग्लूकोज़ टूट के हमें के ऊर्जा देता है और ये यहाँ पे लिखा है 1 ग्राम ग्लूकोज़ के पूर्ण ऑक्सीकरण होने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है 4.2 किलो। मेजॉरिटी बात है कि हमारा जो भोजन है उसमें से सबसे ज़्यादा भी हम कार्बोहाइड्रेट्स का ही सेवन करते हैं। तो इस तरीके से सबसे अधिक हमें ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड देता है सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स देता है हमारी आवश्यकता का लगभग 50 टू 80% तक। तो ये चीज़ें याद रखना है। ये भी याद रखिएगा आप
1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या है? सीधी सी बात है, जो चीज़ नमकीन नहीं है वो सब सोर्सेस हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। वो मीठी है या नॉन मीठी भी है, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे फल है, अंजीर है, दूध भी, पके फल, आलू, शकरकंद, चुकंदर, रसीले फल, ये सब जो चीजें नमकीन नहीं है वो कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट है। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसको उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो मोनोसैकेराइड्स, एक डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। अब इनका नामकरण मोनोसैकेराइड्स वगैरह क्या होगा, ये इनके फॉर्म के आधार पर होगा, इनका क्या रूप है। मोनो मतलब होता है एक, इनमें सैकेराइड्स है तो ये आसानी के साथ पच जाएगा। डाइसैकेराइड्स में 2 रहेगा तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। और पॉली में मतलब ये पॉलीसैकेराइड्स में बहुत अधिक होता है तो फिर ये इनको पचाने में ह्यूमन बॉडी इतनी एफिशिएंट नहीं है। तो मोनोसैकेराइड का जो सूत्र है वो हमें लिखना है CH2O कंप्लीट ब्रैकेट N। मोनोसैकेराइड्स के कुछ प्रमुख उदाहरण कैसे मिलेंगे? ट्राइओस, टेट्रोस और हेक्सोस, ठीक है ना, TTH। तो ये ट्राइओस, टेट्रोस और हेक्सोस क्या है? ये मोनोसैकेराइड्स है, तो मोनो TTH। अब जो ट्राइओस है ये ग्लिसराइड है, जो ग्लिसराइड हाइड्रेट है वो क्या है? ट्राइओस। तो याद कैसे करेंगे? जो ओस होती है ना, सर्दियों में ओस गिरती है और सर्दियों में हम ग्लिसरीन का यूज करते हैं। टेट्रोस, एरिथ्रोस, तो रोज रोज दोनों में हमारा ये भी याद रहेंगे। हेक्सोस हम कैसे याद करेंगे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये सब हेक्सोस के उदाहरण है, ठीक है ना। कौन कौन सा? ग्लूकोज हेक्सोस का, फ्रक्टोज भी हेक्सोस का और गैलेक्टोज भी किसका उदाहरण है? ये हेक्सोस का। तो हेक्सोस कैसे याद रहेगी हमें? GGF से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज से। अब ग्लूकोज तो हमें जनरली पता है सारे कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ये फ्रक्टोज की बात करें फ्रूट से हमें प्राप्त होगा, हनी से प्राप्त होगा, सोडा, अगावे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल से भी, जो प्राकृतिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उनसे। गैलेक्टोज हमें कहाँ से प्राप्त होगा? मिल्क एंड योगर्ट, योगर्ट मतलब दही का फॉर्म। इसके बाद हमें आता है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में 2 चीज़ें याद रखनी है, SML, समल, तो समल के बनना डाई हो जाओगे, मर जाओगे। S से सुक्रोज, M से माल्टोज और L से लैक्टोज। ठीक है, तो सुक्रोज अब हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ज़रा ये देखिए, सुक्रोज हमें शुगरकेन से, शुगर बीट से सुक्रोज प्राप्त होगा। माल्टेज हमें कहाँ से प्राप्त होगा या माल्टोज? व्हीट है, कॉर्न मील है, ये सब, है ना? जो भी अन्न है वहाँ से हमें माल्टोज प्राप्त होता है। जैसे कई बार हम देखते भी है मार्केट्स में जो माल्ट आते हैं, उनमें ये सब मिक्सअप होके आता है, कॉर्न मील वगैरह। और अंत में आता है लैक्टोज, तो लैक्टोज हमें किससे प्राप्त होता है? मिल्क से प्राप्त होता है। ठीक है, C12H22 ये इसका फॉर्मूला है, सूत्र है। इसके बाद अब आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जल में अघुलनशील होते हैं, ये बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? टफ होते हैं, हमारी बॉडी पचा नहीं पाती है, ये फॉर्म है ग्लूकोज का। इस प्रकार ये ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का सॉरी, यहाँ से देखते हैं, आवश्यकता पड़ने पर यह जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस के द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाते हैं, जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार हमें संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं, यानी कि स्टोर्ड फ्यूल के तौर पे ये काम करते हैं पॉलीसैकेराइड्स। अब बात यह है कि इसमें का फॉर्म क्या-क्या है? मंड, स्टार्च, जो कि पौधों का, पौधे इसी रूप में भोजन को अपना क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं। ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, बाहर की सेल भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। काइटिन, बैक्टीरिया की भित्ति इसी की बनी होती है। तो इन सब उदाहरण है आपके पॉलीसैकेराइड्स के, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे हैं हेक्सोज वाला फॉर्म और ये डाइसैकेराइड। तो डाई कैसे? समल के, और हेक्सोज ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज सबसे सरलतम रूप है, मोनोसैकेराइड्स में आता है। फ्रक्टोज भी मोनो, यानी कि इसी वजह से फल आसानी के साथ पच जाते हैं। और गैलेक्टोज में मिल्क और दही में होता है, तो इसी वजह से दही खाने के लिए बोलते हैं इजिली पचाने के योग्य है। इजिली पचाने का मतलब है कि जल्दी ये पच के एसिमिलेट हो जाता है, तो अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलता है हमें इनसे। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख स्रोत हैं, राइट। ये मंड के रूप में संचित ईंधन का कार्य करते हैं, बिल्कुल। स्टोरेज किस तरीके से होता है प्लांट्स में? स्टोरेज मंड के रूप में। यह वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करते हैं, हाँ बिल्कुल बात सही है। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप ज्यादा बॉडी में खाते हो तो देखते हैं कई लोगों का पेट बाहर निकलने लगता है, बिकॉज ये वसा में कन्वर्ट हो जाते हैं लॉन्ग टाइम में। ठीक है, अगर आप, और यह DNA तथा RNA का घटक होता है, बिल्कुल बात सही होगी। कार्बन में तो आपको बताया ही ना कि कार्बन किसमें? DNA में होता है। इसके अलावा अच्छा, और वसा का जो संचय है वो कहाँ? लीवर के आसपास हो जाता है एनिमल्स में। ये शर्कराओं के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करते हैं, बिल्कुल बात सही है, ऊर्जा उत्पादन का काम करते हैं। शर्करा का फॉर्म तो है ही ना कार्बोहाइड्रेट्स। ये प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए सुरक्षित रखते हैं, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मेन जो डेली लाइफ की एनर्जी है वो आपको किससे मिल जाती है? कार्बोहाइड्रेट्स को। और प्रोटीन को सुरक्षित रखते हैं कि आपकी बॉडी की जो रिपेयरिंग का काम है, मसल्स बिल्डिंग का काम है, वो प्रोटीन करने लग जाता है। शरीर में वसा के उपयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है, बिल्कुल बात सही है कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण ही वसा के
टाइम पे होता है। तो ये चीज़ हमने जनरली देखी कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा 2 चीज़ें देखेंगे, अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन क्या है? अमाइलेज के कारण चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार कि किसके कारण ये चावल के दाने लंबे होते हैं पकाने पर? अमाइलेज के द्वारा। अमाइलोपेक्टिन इन मीडियम एंड स्मॉल ग्रेन राइस, तो छोटे आकार या बड़े आकार का जो चावल का दाना होता है उसमें अमाइलोपेक्टिन होता है। तो सीधी बात है, अमाइलेज या अमाइलोपेक्टिन ये भी कार्बोहाइड्रेट्स का एक तरीके से फॉर्म है। तो अमाइलेज का पायलट पर्सन कहाँ पे स्टार्ट होने लगता है? हमें सीधी सी पता है, कहाँ पे? माउथ में। याद रखिएगा, तो चावल में अमाइलेज या अमाइलोपेक्टिन होता है, ये हमेशा याद रखना है। ये कार्बोहाइड्रेट्स का जो भी फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट की कमी अधिकता से होने वाले विकार कौन है? अगर कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता से शरीर में के वजन में वृद्धि होती है, ये भी पता है, मोटापा हो जाता है ना? इसी वजह से लोग बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा फैट्स हो गए, उन्हें कार्ब्स वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे कहते हैं कि व्हीट छोड़ दो, रोटी खानी, इवन राइस भी बंद कर देना चाहिए, शुगर भी बंद कर देनी चाहिए। इट इज़ बिकॉज़ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक से होता है। मोटापा से संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर का वजन भी कम हो जाता है। कार्य करने की क्षमता घट जाती है तथा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु प्रोटीन प्रयुक्त होने लगती है। सीधी-सी बात है, नॉर्मली मैंने अभी बताया कि जनरली हम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं अपनी दैनिक चीज़ों में, और प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट सुरक्षित करके रखता है। अगर हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो सबसे जल्दी कार्बोहाइड्रेट्स ही पचता है, यही सबसे पहले एनर्जी देता है। ठीक है? और अगर कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में नहीं बन रहा है, तो जब आपकी बॉडी में कार्ब्स खत्म हो जाएगा तो फिर बॉडी आपकी प्रोटीन्स का यूज़ करेगी, जब प्रोटीन्स का यूज़ जाएगी तो आपकी मास बिल्डिंग नहीं हो पाएगी। और जब बॉडी प्रोटीन्स का भी यूज़ कर लेगी, फिर इसके बाद ये फैट्स का यूज़ करने लगेगी, तो आपकी बॉडी में जो भी चर्बी जमा है, तो ये भी अपने आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होती है? कम होने लग जाती है। जिससे यकृत एवं नाड़ी संस्थान के क्रियाकलापों में शिथिलता आ जाती है, ठीक है? इसके अलावा प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन्स में जनरली पहले ये क्वेश्चन ये आता है कि 45 ग्राम प्रोटीन हमें नॉर्मल वीमन में चाहिए होता है पर डे, और 70 ग्राम प्रोटीन हमें लैक्टेटिंग मदर्स में चाहिए होता है, जो बच्चों को दूध पान कराती हैं। तो 45 ग्राम नॉर्मल वीमन में और 70 ग्राम लैक्टेटिंग मदर में। बात करते हैं, अब ये प्रोटीन क्या है? ये हमारे पौधे में जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन पौधे किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्राइट के फॉर्म में होते हैं। और नाइट्राइट ही बदलता है किसमें? अमीनो एसिड्स में। तो ह्यूमन्स जो प्रोटीन का फॉर्म लेते हैं पौधों से, वो अमीनो एसिड्स के फॉर्म में ये ग्रहण करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया कि अल्फा केराटिन क्या है? अल्फा केराटिन एक तरीके का प्रोटीन है जो कि आपकी स्किन में क्या है? प्रेजेंट रहता है। केराटिन वाले शैम्पू भी आपने कई देखे होंगे। इंफ्रारेड डू नॉट डिफॉर्म प्रोटीन, जो इंफ्रारेड की वजह से ना प्रोटीन को पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्रोटीन को हानि नहीं पहुँचा सकती है, क्योंकि मास बिल्डिंग में काम आता है, थोड़ा हार्ड कह सकते हैं, हार्ड कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी सिंथेसाइज़ नहीं करती, याद रखिएगा। इसी वजह से हमें प्रोटीन का सोर्स बाहर से ज़रूरत होती है। अगर एसेंशियल अमीनो एसिड्स बॉडी ही बनाती होती, तो बाहर से हम प्रोटीन्स क्यों लेते? हर किसी का अच्छा खासा विकास होता। इस वजह से क्वेश्चन याद रखिएगा, स्टेटमेंट ये है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स बॉडी के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। दैट्स व्हाई वी आर फोर्स्ड टू टेक फ्रॉम आउटसाइड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में बनाए जाते हैं। ठीक है? सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी गेट्स फ्रॉम फूड, हम फूड से जो प्राप्त कर लेते हैं इस वजह से। जैसे ग्लाइसिन, सेरीन और टाइरोसिन, ये सब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का फॉर्म है। टाइरोसिन टायर्डनेस ओल्ड एज में, इसी की वजह से टायर्डनेस में फील होती सी कमी की वजह से। तो याद रखिएगा कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी नहीं बनाती है, लेकिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हम हमारी बॉडी बनाती है। तो नॉन एसेंशियल चूँकि हमारी बॉडी में बन पाते हैं, इसी वजह से एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें बाहर से इनटेक करने होते हैं। आगे बात करेंगे हम फैट्स की, तो फैट हमें पता है, जैसी फैट, अब जो भी ऑयली चीज़ होती है उन सब में क्या होता है? फैट होता है, और फैट होगा ज़्यादातर, अगर फैट नॉट गुड, फैट नॉट बैड फॉर हेल्थ, बट इट इज़ ऑलवेज़ अबाउट सैचुरेटेड फैट आप कंज़्यूम कर रहे हैं, फिर अनसैचुरेटेड फैट कंज़्यूम कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? तो सैचुरेशन का मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब समझा रहा हूँ। अगर ये ग्लास है, अगर ये आधा भरा है, तो अभी और खाली है, मतलब कि पूरा सैचुरेटेड नहीं है, लेकिन अगर ये यहाँ तक पूरा भर गया, तो ये पूरा हो गया कैसा? सैचुरेटेड हो गया है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ है उसकी लिमिट तक पहुँच गए हैं, पूर्ण हो गई है, और अनसैचुरेटेड मतलब अभी वो पूर्ण नहीं हुई है। देखो, सैचुरेटेड में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसे सैचुरेटेड, ऐसे सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन होता है, और ये जो अनसैचुरेटेड होते हैं, जो डबल बॉन्ड होते हैं, ईज़ी ऑक्सीडेशन होता है। इसमें क्या होता है? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम के तापमान पर ही, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये कैसे दिखाई पड़ते हैं हमें? सॉलिड, जैसे कि डालडा क्या है एक तरीके का, ये सैचुरेटेड फैट ही है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड देखने को मिलेंगे। ये इंक्रीज़ ब्लड, ये सैचुरेटेड जो फैट है, अब इनके उदाहरण जैसे मैं बता दूँ, जो भी डालडा है, ठीक है? अब इसको अगर आप बार-बार गरम करोगे तो अब इस ये सैचुरेशन पहुँच जाएगा, ठीक है ना? इसकी जो टोटल पोलर कंपाउंड्स, टोटल फैट कंपाउंड्स या टोटल पोलर कंपाउंड्स हैं, ये रिड्यूस होता जाता है। जितनी बार आप देखते हैं, कई बार होटल्स में
या जो रोड बेस पे साइड स्ट्रीट फूड बनाते हैं, एक ही हंडी पे एक ही ऑयल को बार-बार गरम करते हैं, वो ऑयल कितना ब्लैक पड़ चुका होता है। तो वो सैचुरेटेड फैट हो गया एक तरीके से, ठीक है? तो जो भी एनिमल्स में जो भी फैट आपको देखने को मिलेगा, वो सब का सब कैसा फैट है? सैचुरेटेड फैट है। इसी वजह से जो भी नॉन वेजिटेरियन है या फिर एनिमल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, वो सब सैचुरेटेड फैट है, उनकी बॉडी में बैड कोलेस्टेरॉल को ही इंक्रीज़ करता है। ठीक है? ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? एनिमल से। दूसरी तरीके से क्या होता है, ये हमारी बॉडी में गुड कोलेस्टेरॉल, यहाँ पर गुड लिखा है, ये गुड कोलेस्टेरॉल को बढ़ाता है, हाई डेंसिटी प्रोटीन हमें बॉडी में प्राप्त करता है, ठीक है? जब आप ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा खाओगे, इतना बड़ा पोर्शन खाओगे, तब थोड़ी-सी एनर्जी मिलेगी सैचुरेटेड फैट में। तो अनसैचुरेटेड फैट में छोटे-से एरिया में चूँकि इसकी डेंसिटी हाई होती है, तो अच्छी एनर्जी मिल जाती है। सैचुरेटेड फैट प्राप्त होता है एनिमल से और अनसैचुरेटेड प्राप्त होता है फैट कहाँ से? पौधों से। तो हमारे लिए बेटर कौन-सा है? अनसैचुरेटेड फैट। एवोकाडो वगैरह जो भी फ्रूट से आप लोगे, अनसैचुरेटेड फैट यहाँ से प्राप्त होगा। बात करते हैं जैसे कि अधिकतर असंतृप्त वसा जो अनसैचुरेटेड है, वो कहाँ से हमें? पौधों से। देखो सीधी-सी बात ये है कि हमें जो हमारी सैचुरेटेड फैट होती है, वो जनरली हमें कहाँ से प्राप्त होती है? प्लांट से। यह सामान्य ताप पर ठोस होता है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है? 9.3 कैलोरी। और ग्लूकोज कितना मुक्त होता है? 4.2 किलो कैलोरीज़। आगे देखते हैं। वसा ठोस रूप में शरीर का ऊर्जा प्रदान करती है, राइट। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकती है, ठीक है। इसी वजह से हम देखते हैं जो कोल्ड एरियाज़ होते हैं उनके एनिमल्स कितने मोटे होते हैं। जैसे कि आप पोलर बियर को देख लो, रेंडियर को आप देख लो, इस तरीके का। यह खाद्य पदार्थ में स्वाद उत्पन्न करती है तथा आहार को रुचिकर बनाती है। सीधे ऑयल से आप कोई भी चीज़ का छौंका लगा दो, तला भुना कर दो तो टेस्टी तो लगता ही है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है, बिल्कुल बात सही है। तो चोटों को भरने का काम कौन करता है? प्रोटीन। बचाने का काम कौन करता है? वसा। यह प्रोटीन के स्थान पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, बिल्कुल बात सही है। बता चुका हूँ कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करेगी, उसके बाद प्रोटीन करेगा और अंत में इस्तेमाल हमारी बॉडी करती है किसका? फैट यानी कि वसा का। विटामिन्स की बात करते हैं अब ज़रा। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक के द्वारा 1911 में किया गया था। विटामिन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी, ई एंड के। इसमें से जो बी और सी विटामिन है, ये पानी में घुलनशील, जल में घुलनशील जो विटामिन है, वो बी तथा सी है। बाकी कोई भी विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है। तो ये चीज़ें बेसिक हैं, ये हमें याद है। विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है, इसकी पूर्ति विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ से ही होती है। कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी विटामिन्स का संश्लेषण यानी कि हमारी विटामिन्स नहीं निर्माण कर सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारी बॉडी में बॉडी से विटामिन का निर्माण नहीं होता है। विटामिन ए की बात करेंगे तो विटामिन ए हमारा है रेटिनॉल, ठीक है ना? ए रेटिनॉल है, ये जनरली गोल्डन राइस में भी मिलेगा, आम में भी मिलता है और बी जो बीटा कैरोटीन है, इसमें भी ये विटामिन ए मिलेगा। इसी को दूसरे नाम से जानते हैं एक्जीरोफाइटोल। और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, ए की कमी से आँखों का शुष्क होना, कॉर्निया में श्वेत झुर्री ये सब पड़ना, यानी कि दिनौनी यानी कि रतौंधी होने लगती है, कम दिखाई देता है। विटामिन ए के जनरली सोर्स हमें सब पता है। एग्ज़ाम में जो सोर्स पूछे जा चुके हैं, वो एक तो गोल्डन राइस बहुत ज़्यादा पूछा गया है, आम पूछा गया और बीटा कैरोटीन पूछा गया। तो बीटा बीटा कैरोटीन इज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल। और रेटिनॉल से पता ही होगा, रेटिनॉल आँख से रिलेटेड है। 20 कैटेगरी की बात अगर करेंगे तो इनमें इस विटामिन नाइट्रोजन पाया जाता है। जो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। बी से क्या होता है? वृद्धि। और वृद्धि किससे एंश्योर होती है? नाइट्रोजन से एंश्योर होती है। विटामिन बी क्या है? थायमीन है। थायमीन की विटामिन बी1 की कमी से कौन-सा रोग होता है? बेरी-बेरी रोग होता है। खमीर, गाजर, गेहूँ, चावल, दूध, समुद्री भोजन ये सब से विटामिन बी की हो सकता है। तो ए रेटिनॉल, बी1, थायमीन। ठीक, इसके अलावा बात करेंगे ईस्ट, जो ईस्ट का निर्माण होता है किण्वन विधि के द्वारा, इसमें बी2, बी12 और डी3 जैसे विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, विटामिन बी की कमी से एक रोग होता है, उसको बोलते हैं कीलोसिस। ये कौन-सा रोग है? कीलोसिस रोग है, ठीक है? तो बी2 कीलोसिस, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है एग्ज़ाम में, इस वजह से मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। कीलोसिस रोग किसकी वजह से होता है? राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 की वजह से। बी3 जो विटामिन होता है, उसमें नायासिन होता है, उसका वैज्ञानिक नाम है नायासिन। जनरली जेनेरिक नेम फॉर नाइकोटिनिक जो एसिड होता है, ठीक है? इसी का वैज्ञानिक नाम है, या फिर मार्केट में ये पाइरिडीन 3 के नाम से भी इसके प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। तो पाइरिडीन 3 या फिर नायोसिन, ये सब बी3 है। इसके अलावा इसकी कमी से भार में कमी आ जाती है, साथ ही साथ होंठ, जिह्वा तथा त्वचा में क्या रूखापन, ड्राइनेस क्रिएट होता है। इसके अलावा विटामिन बी5 की बात करेंगे तो ये है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी5 क्या है? पेंटोथेनिक एसिड है। इसके ही का दूसरा नाम
पेंटोथेनिक एसिड है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। इसकी रिच सोर्स कौन-कौन से हैं? अंकुरित गेहूँ है, आलू है, अनाज की बाहरी परत, बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियाँ, ये सब रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी5 है, ठीक है? अंकुरित गेहूँ, अब वैसे तो अंकुरित जो व्हीट जर्म ऑयल है, ये विटामिन ई का भी अच्छा इस अंकुरित गेहूँ जो है, इसका जो ऑयल निकलता है, वो विटामिन ई का सोर्स है, लेकिन अंकुरित गेहूँ अच्छा सोर्स है किसका? विटामिन बी5। एक ही प्रोडक्ट में कई सारे विटामिन्स हो सकते हैं। इसके अलावा विटामिन बी6, 6 से पायरोडॉक्सिन, ठीक है? शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और व्यक्ति अरक्तता का शिकार हो जाता है। तो पायरिडॉक्सिन में सीधी-सी बात है, इसमें कमी हो जाती है किसकी? खून की। बायोटिन बी7 को हम बोलते हैं बायोटिन, वसा अम्ल के संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम है, ठीक है? यानी कि बायोटिन मेन इम्पोर्टेंट होता है, आपकी बायोटिन की कमी से ही हमारे बाल झड़ना, ड्राइनेस स्किन में क्रिएट होती है। विटामिन बी9 फोलिक एसिड की कमी से हमारी अनीमिया होता है। विटामिन बी12 साइकोबालामिन, बालामिन 12 में। इसकी ये इस अब बाला जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट धातु की उपस्थिति होती है इसमें, सीधी-सी बात है। यह विटामिन रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है क्योंकि इसमें कोबाल्ट है ना? और यह लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसीज़ की मैच्योरिटी के लिए भी आवश्यक जो प्रोटीन हमारी बॉडी सिंथेसाइज़ करती है, संश्लेषण करती है, उसके बनाने में ये काम आता है। तो हमने ये देख लिया विटामिन सी की बात करेंगे, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, सी दोनों में आ रहा है। स्कर्वी रोग हो जाता है सी कमी से, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उनसे आपको विटामिन सी मिलेगा। इसके अलावा विटामिन सी का इम्पोर्टेंट काम है घाव भरना, ठीक है ना? स्कार फिलिंग, स्कार सी। और सबसे बड़ी बात है जो आपकी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपकी अंकुरित बीन्स होती हैं, अंकुरित जो मूँग मूँग है ना, ये रिच सोर्स ऑफ किसका है? तो वो भी याद रखना विटामिन सी का रिच सोर्स है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है और कैल्सीफेरॉल की अगर बात करेंगे तो ये हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम होता है। इसकी कमी से रिकेट्स जैसी बीमारियाँ बच्चों में होती हैं और ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारी हो जाती है वयस्कों में। ठीक है? ऑस्टियो हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है, रिकेट्स भी सूखा रोग हो जाता है। अगर हम बात करेंगे एर्गोस्टिरॉल को तो इसको विटामिन डी2 बोला जाता है। विटामिन डी2 और कॉलीकैल्सीफेरॉल को डी3 बोला जाता है। तो हमारी बॉडी जो कौन सा विटामिन बनाती है, विटामिन डी का कौन सा फॉर्म बनाती है? तो डी3 बनाती है। तो सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी में डी3 कॉलीकैल्सीफेरॉल, याद रखिएगा। तो एर्गोस्टिरॉल डी2 है और कॉलीकैल्सीफेरॉल डी3 है, जिसमें टी आ जाए वो 2 है। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। ई हर बार में ई करके टॉक्सिसिटी फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मनुष्य इससे नपुंसक हो जाता है और रिच सोर्स इसके लिए हमारे पास है व्हीट जर्म ऑयल। ई व्हीट ई ई जर्म व्हीट ऑयल, ठीक है ना? यस। विटामिन के को बोलते हैं पाइलोक्यूलोन, क्यूलोन के विटामिन है। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए बहुत फेमस होता है और जो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण ये रक्त का के से थक्का बनता है, ठीक है? जैसे कि हेपेरिन से थक्का नहीं बनता है। फाइब्रोनोजन थक्का बनाने में काम आता है, विटामिन के थक्का बनाने में काम आता है। तो थक्का बनाने में काम आता है फाइब्रोनोजन और विटामिन के, और हेपेरिन रक्त का थक्का नहीं बनाता है। सर्जरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सर्जरी के टाइम पे ब्लड का थक्का नहीं बना तो फिर खून ज़्यादा बह जाता है। इस वजह से सर्जरी में काम आने वाला विटामिन के है। अल्फा अल्फा आपको विटामिन के में देखने को मिलेगा। देख लेते हैं ज़रा एक बार अब टेबल। ये रेटिनॉल, रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन, ये सब होता है। स्रोत है गाजर, हरी सब्जियाँ, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल। ये रेटिनॉल के बाद बी1 थायमीन, बेरी-बेरी रोग होता है, वृद्धि रुक जाती है क्योंकि बी जितने भी है वो रिसोर्स ऑफ किसका है? नाइट्रोजन के होते हैं। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, देखो बी आता है, बी में मतलब 2, बो मतलब बाई मतलब 2, राइबोफ्लेविन। क्यूलोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, बताया था विटामिन बी2 की कमी से। पनीर, अंडे, यीस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां रिसोर्स है। बी3 नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल है, ठीक है? और पेलाग्रा, तो 3 बार आप खाना खाते हैं अच्छा खासा, तो उससे याद रखना है आपको क्या? ये नियाग्रा, नियासिन, बी3, पेलाग्रा, तो 3 और ग्रा इस तरीके से। और विटामिन बी6 की अगर हम बात करेंगे, विटामिन बी6 की अगर हम बात करेंगे तो चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफेद, ये सब का है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी5 बी5 है पेंटोथेनिक, 5 पेंटो। और विटामिन सी6 पायरिडॉक्सिन, डॉक्सिन में 6 आ रहा है, 6 इस तरीके से। तो रक्तहीनता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन, इस ये सब प्रकार की चीजें। और दूध, राइस ब्रान, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन बी6 6 सी। राइस इसमें भी आ रहा है और 6 में आ रहा है। विटामिन बी7 बायोटिन और चर्म रोग, बालों का झड़ना। विटामिन बी9 फॉलिक एसिड है, स्लो माइंड होता है इससे व्यक्ति का, रक्तहीनता होती है, कुंठित बुद्धि होती, वृद्धि होती है। बॉडी के द्वारा कौन-कौन से विटामिन सिंथेसाइज करे जाते हैं? तो ये है डी3,
कोलिकैल्सिफेरोल। कोलिकैल्सिफेरोल स्किन के द्वारा हमारे शरीर में जब धूप लगती है तो उससे ये का निर्माण होता है। इसके अलावा विटामिन बी 12 और जो विटामिन के है ये सिंथेसाइज करा जाता है हमारी बॉडी के बैक्टीरिया की इंटेस्टाइन्स में। ये हमारे स्किन में सिंथेसाइज होता है D3। जबकि विटामिन बी 12 एंड जो विटामिन के है ये बैक्टीरिया हमारी जो इंटेस्टाइन में रहता है ये उसका निर्माण करता है। और इसका निर्माण करके विटामिन बी 12 का संरक्षण कहाँ पे होता है, ये होता है बी 12 मतलब साइकोबालामिन। साइकोबालामिन तो ये इसका संरक्षण लीवर में होता है। 3 से 5 साल तक ये टिका रह सकता है लीवर में। ठीक है, और ये वाटर में क्या हो सकता है, सोल्यूबल है, याद रखिएगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा विटामिन हमारे लीवर्स में रहता है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है कि ये 2-3 दिन में के लिए रहता है। नहीं, ये जब सीधी सी बात है, बालामिन मतलब कि क्या है, फैट है, तो बी 12 मतलब लंबे सालों तक रहता है। ठीक है, 3 से 5 वर्ष तक। इसके अलावा है हमारे पास विटामिन ए स्टोर्ड इन लीवर, और जो विटामिन ए है ये कहाँ पे हमारा स्टोर्ड होता है, लीवर में। तो लीवर में स्टोर होने वाले विटामिन कौन कौन से, विटामिन बी 12 और विटामिन ए लीवर। इसके अलावा विटामिन बी 12 की बात करेंगे तो ये घातक रक्त क्षीणता या परनिक्यूसियस एनीमिया, तंत्र की गड़बड़ियां इससे होती हैं। विटामिन बी सी ये एस्कॉर्बिक अम्ल दिख रहा है, स्कार भरने में, घाव भरने में विटामिन सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्कर्वी रोग में क्या होता है, नी पेन होता है, घाव भरने में काम आता है। ठीक है, इवान एब्जॉर्प्शन होता है इसका। इसके अलावा जो रिच सोर्स है वो है मेडिटेरियन सिट्रस फ्रूट्स वगैरह। विटामिन डी की बात करेंगे, ये हमें हेल्प्स इन ऑल सिचुएशंस ऑफ आयरन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, जो आयरन का एब्जॉर्प्शन करने में कौन सा काम आता है, विटामिन डी काम आता है। याद रखिएगा कि आयरन की एब्जॉर्प्शन करने में हमें कौन सा विटामिन डी होगा। और इसके अलावा सूखा रोग हो जाता है बच्चों में, ऑस्टिमेलेसिया हो जाता है, मैग्नीशियम कैल्शियम की कमी हो जाती है इसकी कमी से। किस किस में पाया जाता है ये, डी, तो डी है तो डी इसमें कॉड आ रहा है, तो कॉड लिवर ऑयल कई बार पूछता है, या ओमेगा 3। अल्फा जो लाइनोलाइनिक होता है उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है, कई बार ये भी पूछा जा चुका है। मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि और सूर्य के प्रकाश के संश्लेषण में ये मिलता है। अब विटामिन डी के 2 फेस है, एक है D3 और एक है D2 है, ये D3 है। तो कॉल्सिकैल्सिफेरोल विटामिन D3 है जो कि बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज होता है 3 वाला, और एर्गोकार्सिफेरोल है नीड अल्ट्रावायलेट टू सिंथेसाइज। इसको लिए क्या चाहिए आपको, अल्ट्रावायलेट चाहिए होता है सिंथेसाइज। अल्ट्रावायलेट से सिंथेसाइज होने वाला कौन सा है, एर्गोकार्सिफेरोल, अल्ट्रा एर्गो। विटामिन ई तो एंटी स्टेरिलिटी है, टोकोफेरोल इसका नाम है, जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर, और इसका रिच सोर्स है व्हीट जर ऑयल D2। तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन, ये सब। विटामिन के की बात करेंगे, ये बॉडी क्लॉटिंग में, के से विटामिन के से क्लॉटिंग में हेल्प होता है। नेप्थोक्यूनोन भी इसको कभी कभी कहा जाता है, और ये एंटी हेमोरेजिक है। हेमोरेजिक का मतलब होता है जिसमें रक्त, मतलब जैसे बुखार जो भी होता है ना, बुखार जनरली जो जानवरों में जो बुखार होता है, फीवर, उसको हम हेमोरेजिक बोलने लग जाते हैं। तो एंटी हेमोरेजिक विटामिन कौन सा है, विटामिन के ही है, कई बार पूछा जा चुका है। फाइब्रोनोजन ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। चोट पर रक्त का थक्का ना जमना इसकी विटामिन की कमी से। अल्फा अल्फा रिसोर्स बताया था विटामिन के का है। इसके अलावा कुछ और चीजें हम देखेंगे अगर, तो गाय के दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। क्योंकि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन है। शिशुओं में जठर रस में पाचक एंजाइम होता है, यानी कि उनके जो पेट होते हैं ना, पेट से जो हमारा गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसी में बच्चों में ये रेनिन एंजाइम पाया जाता है। लेकिन वयस्कों में इसका अभाव होता है, क्योंकि अब बस ये ज्यादातर दूध पर आधारित नहीं होते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, डिस्कस हम कर चुके हैं। इसके अलावा टायरोसिन की बात करें, टाइड जब ओल्ड एज में टायरोसिन की मात्रा की वजह से ही क्या हो जाता है, टायरोसिन एक तरीके से अमीनो एसिड का फॉर्म है, प्रोटीन, लेकिन बुढ़ापे पर टायरोसिन कम हो जाता है, इस वजह से टाइडनेस हमें देखने को मिलती है। तो टायरोसिन टाइड, और टायरोसिन क्या है, एक तरीके से अमीनो एसिड है, प्रोटीन का फॉर्म है। एक गिलास वाटर में 10 कैलोरीज होती है। ठीक है, फॉर लॉन्ग एक्सरसाइज वर्क, फास्फोरस हमें लंबे समय की एक्सरसाइज वर्क के लिए चाहिए होता है, और फास्फोरस का जो काम है वो मेंटेन बैलेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस के बीच में जो काम मेंटेन करता है वो फास्फोरस का ही काम है। 2 pp है तो मेंटेनेंस का काम। अमीनो एसिड डोंट स्टोर इन बॉडी, अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, बस इतना याद रखिए। अमीनो, नो इसमें दिख रहा है तो नो स्टोरेज इन बॉडी। विटामिन के कार्य अगर हम देखेंगे, विटामिन आवश्यक शाकाहारी है, और ये भी हमें पता है कि विटामिन हमारे बॉडी में क्या होता है, जिसका निर्माण बॉडी में नहीं होता है। ठीक है ना, डोंट स्टोर इन बॉडी, इनका निर्माण नहीं होता, अमीनो एसिड्स प्रोटीन है। विटामिन विभिन्न ऑक्सीकृत एंजाइमों के भागों के रूप में विशिष्ट प्रोटीनों का संयोजन करते हैं, राइट। इनका संबंध शरीर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के भंजन से होता है, ये भी सही है।
ये उपापचय अंतिम उत्पाद के रूप में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड व जल का मोचन करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो हमने देख ली हैं। अब मिनरल सॉल्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम को। मुक्ता कोश का बाह्य द्रव में धनायन के रूप में होता है तथा यह निम्नलिखित कार्यों से संबंधित। सोडियम मतलब कि नमक, हम नमक के जो भी यूजेज है वो सब सोडियम के यूजेज होंगे। पेशियों के संकुचन यानी कि डायस्टोलिक फेज को सिस्टोलिक फेज में लाना। तंत्रों में तंत्र का आवेग का संचरण करना, ये भी ठीक है। शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना, हाँ ठीक है। प्लस माइनस जैसे कि जनरली हम देखते हैं कि अर्थ में भी हम क्या सोडियम नमक का इस्तेमाल करते हैं जिससे पॉजिटिविटी बनी रहे, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है, बिल्कुल। कहते हैं ना कि अगर ब्लड प्रेशर का व्यक्ति तो उसका बहुत ठीक ठाक मात्रा में सोडियम नमक का सेवन करना चाहिए। पोटेशियम आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को जनन करता है। ये कोशिका में होने वाली अनेक अभिक्रियाएं, पेशीय संकुचन में, तंत्र का आवेग का संचरण और शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखने में भी काम कौन करेगा? पोटेशियम। इसके अलावा अभी आपने देखा फास्फोरस का जनरली जो काम है मेंटेन बैलेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। 2 पीपी है तो एसिड एंड बेसिस में बैलेंस बनाएगा। कैल्शियम का काम हड्डी के से लिए बहुत जरूरी काम होता है। मनुष्य के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता लगभग 1.2 ग्राम है। फास्फोरस का काम बताया था मेंटेन बैलेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, बस यही इंपॉर्टेंट काम याद रखिएगा। कैल्शियम से संबंध होकर दांतों तथा हड्डियों को भी दृढ़ता प्रदान करता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस का मेन काम क्या है? दांतों और हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करवाना। यह वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है और हड्डियों के विकास के लिए फास्फोरस अत्यंत आवश्यक है। लोहे की बात करें तो लोहा रिच सोर्स है किसका? करौंदा में बहुत ज्यादा होता है क्या? लोहा। और लोहा हमें बॉडी में क्या पता है क्या? एक तो ब्लड के लिए बहुत ज्यादा, और ब्लड से क्या होगा? एनर्जी फॉर्मेशन, आरबीसीज, ये सब के लिए क्या है? लोहा, ये हमें पता है। अर्थता अगर लोहा हमारी बॉडी में नहीं होगा तो सीधी सी बात है ब्लड का निर्माण भी कैसा होगा? कम होगा। ब्लड का निर्माण कम होगा तो अनीमिया जैसी हमें बीमारियां होती हैं। रिच सोर्स एक है करौंदा, बाकी कौन कौन से जरा देख लेते हैं। अंडा, पालक, मेथी, अनाज, मेवे इत्यादि, ये सब लोहे के रिच सोर्स है। आयोडीन, आयोडीन एक तरीके से, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई है, ये सोडियम है ना, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आयोडीन। आयोडीन किस में पाया जाता है? नमक में। तो घेंगा या गलगांड जैसी रोग हो जाती है, थायरॉक्सिन बढ़ जाता है आयोडीन की कमी से, और गलगांड के बाद क्रेटिनिज्म की अवस्था आती है जिससे प्रभावित व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं। क्रेटिनिज्म रोग भी आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है, बस यही याद रखना। ये क्रेटिनिज्म किसकी कमी से रोग होता है? आयोडीन की कमी से। जल, वाटर तो हमें पता है डिहाइड्रेशन के लिए, हाइड्रेशन के लिए सब इंपॉर्टेंट है। पानी, पसीना आएगा तो किसकी वजह से? जल की वजह से, है ना। और जल हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीजें। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, वो सबने देख लिया है। धन्यवाद।